हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ होता है या एक ऐसा कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके पास 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह होती है। 3 आयताकार ऐसे 1, 2 और एक ये नीचे से 3 आयताकार और इधर 3 आयताकार जब सतह बनाएंगे, एक नीचे से एक इधर से और एक इधर से जब बंद करेंगे तो इधर और एक इधर त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा कांच का बना पारदर्शी पदार्थ होता है जिसके पास 2 आयताकार और 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह होती है। अगर हम प्रिज्म को देखेंगे कैसे बनता है, तो वो सामने से देखने पर ऐसे बनता है, दिखाई देगा। ठीक है, तो थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो ये है, मान लिया प्रिज्म। अब ये और नीचे का 3 आयताकार हो गए, तीनों आमने सामने भुजा बराबर, और एक सामने त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसे ही पीछे त्रिभुज बन रहा है। 2 त्रिभुज हो गए। मान लिया ये जो प्रिज्म है इसके कोने ABC हैं और प्रिज्म पर हम एक प्रकाश को आपतित कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं, अगर प्रिज्म पर प्रकाश, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश डाला जाएगा तो प्रिज्म उसे 7 घटक रंगों में विभाजित कर देता है, जिसे हम एक पर्दे पर लेंगे तो वो स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक है, और इसी का नाम है वर्ण विक्षेपण। तो जब हम मान लेंगे एक ऐसे यहाँ पर तिरछा प्रकाश आपतित कर रहे हैं, तो ये आपतित किया है प्रकाश स्रोत। इस बिंदु पर आपतित जब हुआ प्रकाश स्रोत तो ये क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन होने के लिए ये एक समतल सतह है तो इसके लिए एक अभिलंब होना चाहिए, तो इसका एक अपना अभिलंब खींचेंगे। ठीक है ना। तो इस बिंदु पर जब प्रकाश आपतित किया, मान लिया ये जो बिंदु है वो क्या मिल गया हमको, P मिल गया वो बिंदु। तो इस बिंदु का अपना एक अभिलंब होगा। ठीक है, अब सबको पता है जब कोई प्रकाश, जो कांच है उसके अंदर का जो माध्यम है मान लेंगे सघन है और जिसका अपवर्तनांक N2 है, और जो कांच के बाहर है, बाहर का भाग, वो मान लेंगे कैसा है माध्यम, विरल है, और इसका अपवर्तनांक क्या है, N1 है। ठीक है, इधर भी विरल है, इधर भी विरल है। तो ये प्रकाश आपतित हुआ इस बिंदु पर, तो यहाँ अंदर का माध्यम सघन है क्योंकि बाहर का विरल था, तो ये प्रकाश सीधी तो जाएगी नहीं रेखा, ये जो प्रकाश किरण है ये सीधी तो जाएगी नहीं, इसका ये क्या होगी, विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर इसे झुका करके यहाँ पर ले आए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर आया तो इस बिंदु पर भी मान लिया हमने, कौन सा बिंदु है, ये Q है। अब यहाँ का माध्यम क्या है, सघन है, और बाहर का माध्यम क्या है, विरल है, तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा हमको, अपवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपवर्तन होगा वो सघन से विरल के लिए होगा, तो इसके लिए अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींच रहे हैं इस सतह का बिंदु Q का, यानी कि AC का एक अभिलंब खींच दिया। जैसे यहाँ पर AB का एक अभिलंब खींचा गया, वैसे यहाँ पर भी इसका अभिलंब। अब क्या होगा, अब अंदर का माध्यम क्या है, सघन, और बाहर का माध्यम क्या है, विरल है। क्या प्रकाश किरण सीधी जाएगी, नहीं जाएगी, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो क्या होगा, अंदर सघन है, बाहर क्या है, विरल है, तो जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये इसका अभिलंब है, और ये प्रकाश किरण जा रही है तो ये अभिलंब की तो ओर जाएगी नहीं, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो यानी ये ऐसे जाएगी, और ये जो सतह गई है इसका नाम हमने दे दिया निर्गत किरण। ये जो सतह है ये क्या बन गई हमारी, निर्गत किरण। और ये जो सतह थी ये कौन सी थी, ये किरण थी आपतित किरण। अब ये जिस पृष्ठ द्वारा
इसमें 3 पृष्ठ है ना प्रिज्म में। जिस पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है उनके कटान बिंदु को प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो इस सतह से हमको अपवर्तन देखने को मिल रहा है। इन दोनों को अगर जो मिलाएंगे पीछे तो कहां पर काट रहे हैं बिंदु ए पर, यहां पर इनका बनता है कोण प्रिज्म कोण ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डायग्राम समझेंगे। अगर ये पूरी सतह ना होती, प्रकाश किरण ऐसे सीधी जाती, लेकिन प्रकाश किरण ऐसे आकर के कैसे गई है इधर, यानी कि इसमें विचलन कितना देखने को मिला। ये सीधी चली जाती लेकिन इस सीधी ना जाकर के ऐसे गई है, तो इसमें विचलन जो देखने को मिला है उसके अंतर्गत जो कोण आएगा वो विचलन कोण है। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है वो निर्गत, वो कहलाता है हमारा विचलन कोण। ठीक है, लेम्डा से व्यक्त किया जाता है, डेल्टा से व्यक्त किया जाता है। अब ये एक बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम दिए दे रहे हैं C। ठीक है, और यहां से एक x मान लेंगे और ये मान लेंगे y मान लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे ये तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में कोण बनेगा आपतन कोण। ठीक है, अब अंदर के लिए देखेंगे तो ये हुआ हमारी अपवर्तित किरण और ये क्या है अभिलंब है, तो इसमें जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण। ठीक है ना बच्चों, फिर हम आगे की बात करेंगे तो ये कौन सी किरण है हमारी, ये तो वो है अपवर्तित किरण और ये क्या है निर्गत किरण। तो इसमें अभिलंब की बात करेंगे तो इसका अभिलंब क्या है, देखो इसका अभिलंब ये है, तो ये अपवर्तित किरण है और इस सतह का ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण R। क्या ये दोनों कोण समान होंगे, तो नहीं, क्योंकि दोनों की सतह है अलग अलग, तो इसको R1 दे देंगे और इसका नाम क्या दे देंगे R2। अब ये है अभिलंब, ये अभिलंब है और ये है निर्गत किरण, इन दोनों के बीच में, अब इसे मिटा देंगे, इन दोनों के बीच में जो भी कोण बनेगा उसका नाम निर्गत कोण क्या नाम दे दीजिए E। ये इतना प्रोसेस था इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज APCQ, ये वाला चतुर्भुज लेंगे। तो चतुर्भुज APCQ, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो पहला कौन सा कोण आया, कोण A आया, और दूसरा कौन सा कोण है, कोण P है, तीसरा कौन सा कोण है, कोण C है, चौथा कोण क्या है, कोण C है। क्यों है, इनका योग कितने अंश होगा, 360 अंश होगा। ठीक है, तो कोण A का मान A ही है प्रिज्म कोण। कोण P का मान ध्यान से देखेंगे तो कितना है, इस चतुर्भुज की बात हो रही है, तो कोण P का मान देखो इस चतुर्भुज में कितना है, 90 अंश, अभिलंब है ना, तो ये 90 अंश हो जाएगा। कोण C का मान हमको पता नहीं है तो इसलिए इसे C ही रहने देंगे, प्लस कोण Q का मान देखेंगे, ये देखो इस वाले चतुर्भुज में कोण Q का मान देखेंगे तो इतना ही तो आ रहा है चतुर्भुज में, और ये 90 अंश है क्योंकि अभिलंब की बात हो रही थी, ये अभिलंब है ना इन दोनों से, और बराबर में 360। ये 90 और ये 90 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, इधर 180 प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 360 से घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, केवल 180 अंश। 90 90 180 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और घटाएंगे तो 180 आएगा, तो A प्लस कोण C, इसका नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इस वाले त्रिभुज की। इस वाले त्रिभुज के ऊपर ये वाला है, हाँ यही त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज AQC, त्रिभुज AQC में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो R1 प्लस दूसरा कोण क्या है, कोण C, प्लस तीसरा कोण क्या है, R2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, कोण C का मान निकालेंगे, तो R1 और R2 प्लस में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो 180 अंश माइनस R1 प्लस R2। अब इसे क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो
कोण सी का मान है, इसे उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो कोण ए का मान ए ही था, प्लस कोण सी का मान कितना आया है 180 अंश माइनस का R1 प्लस R2 और बराबर में कितना था 180 अंश था। अब हम करेंगे क्या, ये 180 प्लस का है, ये भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये इधर टोटल माइनस है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ए का मान कितना आ गया R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब इसी का यूज हमें आगे पड़ेगा। हाँ तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, ये इतना तो कंप्लीट हो गया। यहां से चित्र पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ये डॉटेड लाइन और ये जो पीछे पिछाड़ी गई, पीछे क्या गई निर्गत रेखा, इसे थोड़ा साफ कर दें। ऐसे ये R2, तो ये डॉटेड लाइन और ये निर्गत रेखा, इन दोनों के बीच में देखो कौन सा कोण बन रहा था E, तो यहां भी कौन सा कोण बनेगा E बनेगा। ऐसे यहां की ये डॉटेड लाइन, ये पूरी डॉटेड लाइन अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में I है तो इधर भी क्या बनेगा I। ठीक है ना बच्चों। तो करना क्या है, ये वाली रेखा और ये डॉटेड वाली रेखा, ऐसे ही इधर वाली डॉटेड रेखा और ये वाली रेखा, यहां पर क्या बन रहा है डेल्टा। ठीक है, इन दोनों से एक रेखा ये आ ही रही है, तो ये वाली हो गई हमारी आपतन कोण आई, तो ये भी होगा आपतन कोण आई, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और यहां से हुई, इसकी बात कर रहे हैं इसकी, तो ये अभिलंब है, ये निर्गत किरण है, इनके बीच में कौन सा कोण बना था E बना था, तो ये वाला भी कौन सा कोण होगा E होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा ये वाला कोण R1 है और ये वाला कोण क्या है R2 है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या क्या, जो ऊपर वाला कोण है वो किसके बराबर आएगा, टोटल I है, नीचे वाला कितना है R1 है, तो ऊपर कितना बचा I माइनस R1। ऐसे इसमें टोटल कितना है E है, नीचे वाला एंगल कितना गया R2, तो ऊपर अब बचा कितना E माइनस R2। ठीक है, टोटल में से जितना हटा दिए नहीं लेना है उसे हम घटा दिए, तो यहां से बहिष कोण बराबर सूत्र क्या बनेगा, बहिष कोण बराबर होता है सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो बहिष कोण यहां इस वाले त्रिभुज में बाहर कौन सा कोण बन रहा है, देखो इस वाले त्रिभुज में बाहर बन रहा है डेल्टा, अंदर के दो कोण शेष कौन बच रहे हैं इस त्रिभुज में I माइनस R1 और प्लस इधर वाला कौन सा बच रहा है E माइनस R2। अब करेंगे क्या, I और E एक साथ लिख देंगे और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 और ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे, ये बोर्ड परीक्षा में ग्राफ आता भी है कि E यानी विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण I के मध्य ग्राफ, विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण I के मध्य जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है परवलयाकार। तो ध्यान से देखेंगे विचलन कोण का न्यूनतम मान कहां पर है, सबसे कम मान, धीरे धीरे घट रहा है, फिर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यहां पर डेल्टा का मान सबसे अधिकतम है, न्यूनतम है, मतलब डेल्टा मिनिमम, और इसी बिंदु पर जो I होता है वो किसके बराबर होता है E के बराबर होता है। यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो I होता है वो E के बराबर होता है। E भी क्या हो जाएगा, ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, जितना कम विचलन आएगा, ये वाला जितना कम आएगा कोण
आपतित किरण निर्गत किरण के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये चीज है। जितना कम ये निर्गत, देखो ये विचलन जितना कम होगा, आपतित किरण निर्गत किरण उतनी ही समान होंगी। तो वही लिए है कि ई का मान आई के फिर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है वो अल्पतम वैल्यू उसकी ली जाएगी डेल्टा एम, और इस स्थिति में जो आई है वो ई के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ R1 और R2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इनका कोई वर्चस्व ही नहीं रहेगा, फिर तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना R1 R2, और इसीलिए जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसे हम क्या मान लेंगे, डायरेक्ट R, फिर R1 R2 मानने कोई मतलब नहीं, ये R मान लेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सब वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो डेल्टा की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा, और आई की वैल्यू आई ही लेकर के चलेंगे, ई की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, आई। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, R1 जो होगा, एक चीज यहां पर ध्यान से देखेंगे, तो ये R1 प्लस R2 देखो समीकरण 3 में किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस का R1 प्लस R2 किसके बराबर है, ए के बराबर, ए लिख देंगे। अब इसका नाम समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 4। ठीक है ना बच्चों, हमको कुल मिलाकर के R और I निकाल करके स्नेल के नियम में रखना है बस। तो ये बन गया I ही रहेगा, E का मान किसके बराबर हो गया, I के मान के बराबर हो गया, फिर माइनस का क्या था, A था, माइनस का A। हमको I की वैल्यू चाहिए, I और I मिलकर के कितने I हो जाएंगे, 2I, और A माइनस इधर आएगा तो A क्या हो जाएगा, प्लस में, डेल्टा M प्लस A। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा M प्लस A बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और सेम यही चीज यहां पर करेंगे तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, समीकरण 3 में। ठीक है, तो A बराबर हमको R1 बराबर क्या रखना है, R2, और इसे हमने क्या मान लिया है, R मान लिया है। तो A बराबर R1 की वैल्यू भी क्या बन गई है, R, R2 की वैल्यू भी क्या बन गई, R। R और R जोड़ेंगे कितने R हो जाएंगे, 2R, और इधर कितना है A, R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A बाई 2। अब हमको I भी पता चल गया, R भी पता चल गया, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम, क्योंकि अपवर्तन में स्नेल का नियम ही है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता क्या है, 1n2 बराबर साइन I बटे में साइन R। 1n2 क्या है, पहले माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है वो 1 आगे, जहां जा रहा है वो पीछे। कहां से आ रहा है, विरल से, कहां जा रहा है, सघन में। तो जहां जा रहा है उसका अपवर्तनांक हमेशा ऊपर, जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है ना, ये चीज होती है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर बटे में कितना है, साइन आर की वैल्यू कितनी आई है, ए बाई 2 आई है। और बराबर में यदि हम मान लेंगे जो विरल माध्यम, पहला माध्यम है जो विरल है, जो विरल माध्यम है उसे हम क्या मान लेंगे, वायु। अगर विरल माध्यम वायु है तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो अंदर का माध्यम सघन है, जो कि कांच ही होता है, अंदर का माध्यम क्या है, सघन है, इसे हम क्या मानेंगे, कांच, और इसका अपवर्तनांक क्या दिया गया है, n2। तो पहला माध्यम n1 1 के बराबर आ गया, तो दूसरा माध्यम जो कि सघन है जिसका अपवर्तनांक n2 है, इसे डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, क्योंकि n1 तो 1 ही बन गया। अब n2 लिखने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, n। यानी पहला माध्यम विरल है, विरल का मतलब वायु मान लिया गया, और अंदर का माध्यम सघन है यानी कांच मान लिया गया। तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष, क्योंकि प्रकाश वायु या निर्वात है, तब दूसरा माध्यम पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो n2 का मान हो जाएगा m, और n1 का मान हो जाएगा 1, और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये हमारा अपवर्तनांक का सूत्र आ गया, जो कि
प्रिज्म द्वारा बने प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो ये था हमारा कक्षा 12 के प्रिज्म चैप्टर का प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस।